हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे और प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक फार्मूले थे वो हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। लेकिन हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल सीखने का मेरा बेसिक फंडा ये नहीं है कि प्रोजेक्टाइल के सवाल बन जाए, क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि लास्ट 10 साल या 15 साल में आप जेई का सवाल उठा के देखो तो प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट 1 या 2 सवाल आए, मुश्किल से 1 या 2 सवाल। तो इस टॉपिक से हमको जो बेसिकली सीखना है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस टॉपिक से हम लोग को लेना है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस। ऑर्थोगोनल एक्सिस मतलब एक्स वाई जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, वो एक्सिस सिस्टम जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या सीखना है कि x में जो मोशन का वेरिएबल है और जो y में मोशन का वेरिएबल है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। x में जो एक्सेलेरेशन है वो y के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, y में जो एक्सेलेरेशन है वो x के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये मेरा पहला चीज था और इसका प्रूफ हम लोग के कोर्स से बहुत आगे की चीज है। ठीक है, कि एक्सिस एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा, अगर आपको याद है वेक्टर में जब हम ऐड करना सिखाए थे, है ना, दो वेक्टर को ऐड करना सिखाए थे कंपोनेंट फॉर्म में, एक आइडिया यहाँ पे आपको मिला होगा ax प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ay प्लस बी वाई जे कैप। इसका प्रूफ भी हम आपको दिए थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो x कंपोनेंट किसके साथ ऐड हो रहा है, x के साथ, और y कंपोनेंट किसके साथ ऐड हो रहा है, y के साथ, है ना। x का y से कोई मतलब नहीं है और y का x से कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट द प्रूफ कि एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दिस इज जस्ट अ कंसिक्वेंस। उसी रिजल्ट का एक कंसिक्वेंस यहां पे दिखता है ना। तो हम आपको बार बार सिखा रहे हैं कि x एक्सिस के अलोंग का मोशन अलग ट्रीट करो, है ना, बिल्कुल वन डायमेंशनल मोशन x में और दूसरा वन डायमेंशनल मोशन y में, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लो, कंबाइंड कर लो, आपको कंबाइंड रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम इससे सीखे हैं, इस टॉपिक से जो हमको सीखना है, दैट इज चॉइस ऑफ एक्सिस। ये अभी ही नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा हम लोग न्यूटन्स लॉ में भी सीखेंगे चॉइस ऑफ एक्सिस, है ना, कि हम अपना एक्स वाई कैसे चूज करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y चूज करना है ना। ये चॉइस बिल्कुल हमारा है और एक अच्छा चॉइस, एक गुड चॉइस ऑफ एक्सिस कैन मेक अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्वाइट सिंपल, है ना। तो आज फिर इन्हीं चीजों पे हम वापस बात करेंगे और साथ में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो भी सीखते जाएंगे। तो यहां तक की बातों को पहले नोट करो जल्दी से। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम ऐसे x और y एक्सिस चूज करते हैं कि x मेरा हॉरिजॉन्टल है और y वर्टिकल है और जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब जिस लेवल से फेंका गया उसी लेवल पे वापस जा रहा है, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का जो मेरा फॉर्मूला आया था दैट इज 2u sin थीटा बाई जी 2u y बाय जी। रटना नहीं है, हम एक्सिस चेंज कर देंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, तरीका आपको याद होना चाहिए। ठीक, रेंज कितना आया था तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास आ गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनिए। थीटा एंगल पे अगर फेंके, मान लो कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ u, मतलब मैं जो मेरा इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी नहीं, जो मेरा इनिशियल स्पीड है वो हम फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल फिक्स होता है। कैसे?
जैसे आप किसी गन से बुलेट फायर करते हो तो एक पर्टिकुलर गन के लिए बुलेट एक पर्टिकुलर स्पीड से ही बुलेट से गन से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। उस पर बाद में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बुलेट से फायर किए तो कभी 200 मीटर के रफ्तार से निकला, कभी 400 के रफ्तार से निकला और कभी वहीं निकल के गिर गया, है ना, 5 के रफ्तार से। ऐसा नहीं होता। उसी तरह आपके फेंकने का भी एक लिमिट है। आप किस एंगल पे फेंकते हो वो अलग बात है, बट आपके हाथ से जो किसी चीज को आप फेंकते हो तो उसका भी एक मैक्सिमम लिमिट होगा, है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि चलो मैंने स्पीड फिक्स कर लिया, मतलब मेरे पास कोई ऐसा मशीन है जिसे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकते हैं, और उसका जो एंगल जैसे ऐसे प्रोजेक्ट करना, मान लो एक मशीन है, मान लो ये मेरा हाथ एक मशीन है, एक छोटा सा कैनन है, तो यहां से इस चीज को फेंकना है ना, तो इससे ये किस रफ्तार से निकलेगा वो तो फिक्स है। द ओनली थिंग वी कैन वेरी इज एंगल। या तो आप ऐसे फेंक सकते हो, या ऐसे फेंक सकते हो, या ऐसे फेंक सकते हो। मतलब ये जो एंगल है इनिशियल, या तो आप ऐसे रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो। ऐसे रख दोगे फिर तो प्रोजेक्टाइल होगा ही नहीं, है ना, ये तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा। तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, लेस देन 90। तो यू फिक्स है, आप चेंज क्या कर सकते हो, थीटा। थीटा इज वेरिएबल, कोई दिक्कत। तो किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए फॉर ए फिक्स्ड, या बेटर होगा लिखो पर्टिकुलर थीटा, इसका कुछ रेंज आएगा। तो रेंज कितना आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगा सर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, रेंज का कुछ वैल्यू है। ऐसा करो कि थीटा को रिप्लेस कर दो 90 माइनस थीटा से। थीटा को रिप्लेस कर दो 90 माइनस थीटा से इस फॉर्मूला में। हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, परेशान नहीं होना, हम फिर आपको फॉर्मूला नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो मान लो जो हमको मिलने वाला है उसका नाम हम क्या रख देते हैं, आर डैश। इसका क्या मतलब है पता चल रहा है, इसका मतलब है कि अब थीटा एंगल पे ना फेंक के हम कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं। अरे अगर यहां पे थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। तो अब हम थीटा के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, यानी पहले अगर हम थीटा एंगल पे फेंक रहे थे तो आप कुछ दूसरे एंगल पे फेंक रहे हैं। जैसे पहले अगर हम 30 पे फेंक रहे थे तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 60। नहीं समझ में, पहले अगर थीटा का वैल्यू 30 था तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 60। यानी पहले अगर हम एंगल कितना बना के फेंक रहे थे 30, तो अब कितना एंगल बना के फेंक रहे हैं, 60। ठीक है, तो देखना चाहते हैं कि रेंज कितना आता है। अगर हम इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो शायद आप लोग मैथ में। अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंके तो रेंज में क्या फर्क पड़ता है, हम वो जानना चाहते हैं। तो आर डैश मान लो आ रहा 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाय जी। ध्यान से देखो तो ये वही फॉर्मूला आ गया वापस। अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो दिस अगेन कम्स टू आर। इसका क्या मतलब है, ऐसे ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में भी दिया जा सकता था, बट हम बता दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड क्या करके रखे हुए हम, फिक्स, एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए अगर आप 30 पे फेंको तो भी पार्टिकल उतना ही दूर जाएगा, और आप 60 पे फेंको तो भी पार्टिकल उतना ही दूर जाएगा। दोनों केस में रेंज क्या होगा, सेम। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पाथ भी सेम होगा, रेंज क्या होगा, सेम। और ये कुछ ऐसा दिखेगा जनरली, अगर थीटा पे फेंकोगे तो ऐसे आया, और 90 माइनस थीटा मान लो ऐसे कुछ है 60, ये मान लो ये एंगल 30 था, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो देखो दोनों केस में क्या सेम हो गया, रेंज। ये थीटा पे फेंका गया है और ये 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। पक्का पक्का
ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल के लिए अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो क्या एक चीज है जो डेफिनेटली बढ़ेगा? ध्यान से सुनना, यू आपने फिक्स कर लिया, ठीक है, थीटा आप वेरी कर रहे हो, मतलब थीटा 0 से बड़ा रखना पड़ेगा हमेशा और 90 से छोटा। तो थीटा बढ़ाने पे क्या आप बोल सकते हो कि हमेशा बढ़ेगा, जो 100% बढ़ेगा? तो मेरे हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि 100% बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो भगवान जी का देन है, वो तो आप बदल नहीं सकते हो। 0 से 90 में थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ता, ये मत बोलना कि रेंज बढ़ेगा, डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, ये पहले बढ़ता है फिर घटता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का फैक्टर इन्वॉल्व है। और अगर आप गणित पढ़े हो तो डायरेक्ट ये बोल देना कि थीटा बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ रहा है, ये गलत है, ठीक है। जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स तो स्ट्रांग होना है, ठीक। लेकिन डेफिनेटली क्या बढ़ रहा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब अगर हम बड़ा एंगल पे फेंकेंगे एक फिक्स स्पीड में तो वो आगे कितना जाता है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये जरूर है, हम बोल सकते हैं कि ज्यादा एंगल पे फेंकने पे वो ज्यादा देर हवा में रहेगा, ज्यादा एंगल पे फेंकने पे ज्यादा देर हवा में रहेगा, मतलब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट तो बढ़ेगा। अगर मैंने स्पीड फिक्स कर रखा है तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्शन एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, ज्यादा देर वो कहां रहेगा? हवा में। नहीं समझ में आ रहा? फिर से सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है? 2u sin थीटा बाई जी, u g 2 ये सब तो फिक्स वैल्यू, थीटा को वैरी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से 90 के बीच में मेरा प्रोजेक्शन एंगल क्या है? 0 से 90 के बीच में ही होगा ना। तो 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, मतलब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ रहा है। समझ में आया? मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे फेंको और 5 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे फेंको तो कौन ज्यादा देर हवा में रहा होगा? 60 डिग्री वाला, है ना, वो ज्यादा देर हवा में रहा होगा। और अभी ये भी सीख लिए हैं कि अगर सेम स्पीड पे 60 पे फेंके और 30 पे फेंके तो बराबर दूर जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन। मतलब ये 30 होगा और ये 60 होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। ये 30 होगा और ये 60 होगा। चलो एक सवाल के थ्रू सीख लेंगे और थोड़ा सा इसको डिटेल में। तो एक चीज आप याद रख सकते हो चाहो तो, कि अगर कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हो तो रेंज सेम होता है, गिवन इनिशियल स्पीड इज सेम। फॉर अ गिवन इनिशियल स्पीड यू विल गेट सेम रेंज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको नोट डाउन करो। देखिए एक सवाल आपके स्क्रीन पे है ना, स्क्रीन पॉज कीजिए। अभी तक आपको जो बताया गया है उससे बहुत आसानी से बन सकता है। स्क्रीन पॉज कीजिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम, बहुत आसान सवाल है, 3 मिनट का टाइम है, इसको खुद से ट्राई करो, है ना। 3 सवाल है, 3 मिनट है, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल है, दोनों को सेम स्पीड से फेंका है, लेकिन एक को थीटा 1 पे फेंका है इसको, और दूसरे को फेंका है थीटा 2 पे, ठीक। बोला है कि इसमें से एक 30 पे फेंका गया था और एक 60 पे। अभी तुरंत सीख चुके हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल में रेंज क्या आता है? सेम आता है, इसलिए यहाँ पे रेंज क्या दिख रहा है? सेम दिख भी रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि थीटा 1 30 है कि थीटा 2 30। सर ये तो देख के पता चल रहा है ना। मान लो हमको ये डायग्राम नहीं दिया, ठीक है, सिंपली ऐसे पूछता है कि इसमें से कौन सा थीटा 1 होगा, कौन सा थीटा 2 होगा, एक बेसिक सा फंडा आपसे। तो जो ज्यादा ऊपर जा रहा है उसका एंगल ज्यादा होगा। कैसे? अगर आपको याद हो तो h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें सारा वैल्यूज क्या है? फिक्स्ड है ना, सारा वैल्यूज क्या है? फिक्स्ड है।
और थीटा का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे मैक्सिमम हाइट जो ये अटेंड करेगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 30 पे हाइट ज़्यादा आएगा कि 60 पे, ऑब्वियसली 60 पे, है ना। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। थीटा 1 क्या होगा 30 और थीटा 2 क्या हो जाएगा 60, सिंपल सा फंडा, ठीक है। इसको गलत करने के लिए हम ऐसे भी बना सकते थे, मान लो ऐसे डायग्राम आपको बना के दे देते परेशान करने के लिए कि देखो 30 से फेंके हैं तो ये कुछ ऐसे जा रहा है ऐसे ही, और 60 से फेंके हैं तो ऐसे जा रहा है ना। मैथमेटिकली ये गलत है। क्यों गलत है पता, यहाँ पे हम कितना पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, 4 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं 4 पॉइंट पे। और अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, और कल हम जैसा बताए हैं कि ये पाथ कैसा होता है पैराबोलिक, बस ऐसे बोले थे ना कि पैराबोलिक पाथ होता है। हाँ सर, पैराबोलिक पाथ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना, 2 पैराबोला मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है 2 पॉइंट पे, ठीक है। मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और अगर हम दिखा दें कि 60 वाले का हाइट कम है तो उसके लिए कितने पॉइंट पे कट करना पड़ेगा 4 पॉइंट पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। नहीं समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम दिखा दें कि 30 वाला ज़्यादा हाइट जा रहा है और 60 वाला कम हाइट जा रहा है, तो ओनली पॉसिबल डायग्राम इज लाइक दिस, कि जो 30 पे फेंके वो ऐसे गया और जो 60 पे फेंके वो ऐसे गया होगा। अरे तभी ना रेंज सेम हो सकता है, और 30 ऐसे कुछ होगा और ये 60, तभी तो पॉसिबल है कि नहीं। तो कितने जगह कट कर रहा है 1 2 3 4, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं। 2 पैराबोला मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता, उससे ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया। अब अगला चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में क्या लिख सकते हैं, t1 बराबर 2u साइन थीटा 1/g, और दूसरा t2 बराबर 2u साइन थीटा 2/g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता होने के लिए हमको इनिशियल स्पीड पता होना जरूरी है। मतलब हम दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट तो बता नहीं सकते, बट इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का एक रेशियो हम जरूर बता सकते हैं। t1/t2 क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, तो साइन 30 हो जाएगा हाफ बाय √3/2। रेशियो हम बता सकते हैं, इनका वैल्यूज बता नहीं सकते हैं। रीजन बीइंग कि टाइम ऑफ फ्लाइट जानने के लिए u जानना जरूरी है। उसी तरह मैक्सिमम हाइट के लिए क्या बोल सकते हैं, h1 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g, और h2 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। तो h1 h2 का रेंज हम रेशियो बता सकते हैं। ये कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। तो पहला सवाल थोड़ा सा इलॉजिकल था कि सर डायग्राम से ही पता चल रहा है कौन 30 कौन 60, बट हम आपको बताए कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं भाई 30 वाला ज़्यादा हाइट अचीव कर रहा होगा और 60 वाला कम हाइट अचीव कर रहा होगा, तो फॉर्मूला में भी देख लेना कि कौन ज़्यादा हाइट अचीव करेगा, है ना। दूसरा कंट्राडिक्शन मेथड भी हम आपको दिखा दिए कि अगर मान लेते हैं कि नहीं भाई मेरा 30 वाला ज़्यादा हाइट अचीव किया और 60 वाला
कम हाइट अचीव किया तो दोनों कर्व को कितने जगह पे कट करना पड़ रहा है, 4 जगह पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। ऐसा डायग्राम देख के तो पता कौन 30 कौन 60। ऑब्वियसली बात है ना सर, ये कम झुका हुआ तो 30 और ज़्यादा झुका हुआ तो 60। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर एक अच्छा सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल क्या बोलता है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 75 मीटर एज सोन इन द फिगर। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है। ठीक है, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। मतलब यहाँ से कितना दूर पे ये हिट करेगा, ये दूरी बताना आपको, है ना, ये दूरी आपको बताना। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले तो आप ट्राई करोगे 4 मिनट, कितना टाइम देना है इसको, 4 मिनट। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चल यहां पे भी अब बोलोगे कि सर अभी तक तो आपने ऐसा सवाल बताया ही नहीं, सवाल तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे थे, और यहां पे प्रोजेक्ट किए छत पर से और गिरा जमीन पे, ये तो नाइंसाफी हो गई सर, है ना। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करना नहीं है। ये सीखना है कि हम एक्सिस कैसे चूज करेंगे, और ये सीखना है कि एक्स का मोशन और वाई का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। और इस सवाल को करने के लिए आपके पास इनफ टूल है। ध्यान से सुनिए, यहां पे सबसे पहला चीज है कि एक्सिस कैसे चूज करें। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको एक्स ले लेते हैं, है ना, इसको एक्स ले लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा। हाँ, कुछ का हो सकता है कि सर इसको एक्स ले ले और इसको वाई ले ले। कुछ का हो सकता है नहीं सर वेलोसिटी के अलोंग एक्स ले लो, उसके परपेंडिकुलर वाई ले लो, है कि नहीं। एक्सिस कौन सा चूज करें। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा मास्टर तो अभी सीधा सीधा एक्सिस का सवाल किया है, सीधा एक्सिस चूज करो, है ना, इसको एक्स इसको वाई। तो वो लॉजिक तो सबसे गंदा। यहां पे जो लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब ये यहां से यहां मूव करके आया तो ना तो हमको ये पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना, ना तो हमको ये पता है कि ये दूरी कितनी है, ना तो हमको ये पता है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस चला, है ना तो हमको ये पता है कि कितना टाइम लगा होगा। एक चीज, एक पैरामीटर जो हमको 100% पता है कि जब ये पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंचा, भले ही किसी पाथ से ये चल के आया, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 75 मीटर। मतलब एक पैरामीटर मोशन का हमको किस डायरेक्शन में पता है, वर्टिकल में। अरे देखो ना, ये यहां से चल के यहां आया, कितना डिस्टेंस चला नहीं पता, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है नहीं पता, लेकिन ये तो हम बता सकते हैं ना कि भाई इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 75, ये ऐसे चल के यहां आया, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना भाई, इनिशियल पोजीशन जो वर्टिकल में था और फाइनल पोजीशन जो वर्टिकल में, तो वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, 75 मीटर। मतलब एक एक्सिस तो वर्टिकल चूज करना क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब आप नीचे वाई चूज करो या ऊपर चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आएगा। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसको हम वाई चूज कर लें, ठीक है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, चॉइस ऑफ एक्सिस। जैसे हमने चूज करा तो अब एक्स की कहानी अलग पढ़ लेंगे और वाई की कहानी
अलग पढ़ लें, है ना। एक्सेलेरेशन तो किस में है, y में है, x में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं यहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन इन y इज -10। जब कुछ नहीं दिया हो तो 10 ही लेते हैं जनरली। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर +5 लिए हैं तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस। और एक्सेलेरेशन इन x 0। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 20 cos 30 यानी 10√3, और इधर हो जाएगा 20 sin 30 यानी 10, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा 10√3 और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा, दोनों प्लस में ही होगा, है ना, 10। साइन लगा दो ताकि आपको पता रहे कि ये वेक्टर है, क्या है, वेक्टर। उसके बाद x में कितना चला पता नहीं, लेकिन y में जब ये चल के यहां से यहां आया तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -75 मीटर। माइनस क्यों, क्योंकि जहां हमने ओरिजिन चूज करा है उससे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं भाई, जब ये ऐसे चल के यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो अब इसलिए टाइम निकाल सकते हो, है ना। कैसे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो -75 बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर, सारा वैल्यू सही से पुट करना। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, इसको इधर ले आ रहा है और 5 को कैंसिल आउट कर दे रहा है ना, -2t और -75 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t सॉरी प्लस 3t, हाँ, -75 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड और t इक्वल टू -3 सेकेंड, है ना। तो अपने काम का क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इसको यहाँ से आने में कितना समय लग जाएगा, 5 सेकेंड, है ना। अच्छा, इसी 5 सेकेंड में इसका x में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ असल में वही तो निकालना है। अरे टावर के फुट से कितना दूर गिरा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन x। तो डिस्प्लेसमेंट इन x बराबर uxt। अब बोलोगे सर एक्सेलेरेशन, तो x में तो कोई एक्सेलेरेशन है ही, तो 10√3 इंटू 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर। अब बताओ इस सवाल में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था। एक्स चूज करना आपको सिखा चुके हैं, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाए, कोई लॉजिक चेंज भी नहीं किए। बाकी क्या है, एक्स के मोशन और वाई के मोशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, बात खत्म, है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ध्यान से देखो। अब हम चाहें तो इसको एक अलग टॉपिक बना दें, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। बट मेरे हिसाब से ये उसी दो बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सवाल है। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, चॉइस ऑफ एक्सिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। किताब में इसको अलग टॉपिक से, आप जो बुक्स पढ़ोगे लोकल ऑथर की, उसमें अलग टॉपिक बनाया हुआ, कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो टॉपिक डाल सकते हो, है ना। बट अगर मेरे नज़रिए से देखो, अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये उसी दो बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सवाल है, एक एप्लीकेशन। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमें एक अच्छा एक्सिस कैसे चूज करना है, ठीक है। देखो इसमें सवाल क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, सफिशिएंटली लार्ज है कि ये प्रोजेक्टाइल इसको क्रॉस नहीं कर रहा, इंक्लाइन पे ही गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा।
कोई फॉर्मूला मत रखना, क्योंकि किताबों में कहीं इसको बीटा ले लेता है, कहीं यहाँ से एंगल मेजर कर लेता है ना, वो अलग अलग हो जाएगा, या आपको सवाल यही किसी अलग जगह से एंगल मेजर करके दे दे। इसलिए यहाँ इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल भी नहीं रटना। ये एंगल मेरा अल्फा है और ये एंगल थीटा है, दोनों कहाँ से मेजर किया गया है? हॉरिजॉन्टल से। इंक्लाइन एंगल बना रहा है अल्फा, और जो प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्शन एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना है? थीटा एंगल है। अब ध्यान से अगर मेरी बात आप सुनो तो पहला सवाल है अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ये कितना देर में अगेन इंक्लाइन पे जाके गिर जाएगा, और दूसरा है रेंज ऑन द इंक्लाइन, मतलब इस पे कितना चला होगा। स्क्रीन पॉज करो, 5 मिनट का टाइम खुद से देना है इसमें, 5 मिनट का। अगर आपने सही एक्सिस चूज कर लिया तो आपका सवाल ऐसे बन जाए। ठीक है, स्टार्ट करें, ध्यान से देखें। इस मोशन को एनालाइज करते हैं। जब ये पार्टिकल यहां से फेंका गया और यहां गया, ना तो हमको ये पता है कि कितना डिस्टेंस चला, नहीं पता, ना तो ये पता है कि ये इसके अलोंग कितना चला, ठीक है, ना तो ये पता है कि y में कितना चला। अभी तक प्रोजेक्टाइल में क्या होता था कि जब वो फेंका जाता था ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ये पता चल जाता था कि y में कितना चला, कितना चलता था? 0। आप सॉल्व कर लो। बट अगर इसको हम अभी y मान लें तो देखो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको x ऐसे, इसको x और इसको y मान लो तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम एक्सिस दूसरा चूज करेंगे। ध्यान से, कैसे? क्योंकि अगर इसको x ले लेते तो अगर ये यहां से यहां चला तो x में कितना चला ये भी पता नहीं, y में कितना चला ये भी पता नहीं, तो कोई पैरामीटर क्लियर नहीं। तो सर कैसे चूज करें? ध्यान से सोचो, इधर कितना चला पता नहीं, इधर कितना चला पता नहीं, लेकिन जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो रहा है तो ये जरूर पता है कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो ना, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करो तो पहले भी इंक्लाइन पे था, बाद में भी इंक्लाइन पे, तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो क्यों ना हम एक एक्सिस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर चूज कर लें। तो दूसरा एक्सिस अपने आप किधर हो जाएगा? इंक्लाइन के अलोंग। समझ में आया? तो यहां पे एक्स और वाई वही चूज करना बेटर होगा जो पहले करते थे कि ये वाला, क्योंकि अगर वैसे एक्स वाई चूज कर लें तो हमको इस प्रोजेक्टाइल मोशन के का कोई भी पैरामीटर क्लियर नहीं होगा। लेकिन ऐसा एक्सिस चूज करने पे एक पैरामीटर हमको पता चल जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हो रहा है तो उस समय इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। इसीलिए हमने एक एक्सिस किधर ले लिया? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे ही आपने ऐसा करा आपका सवाल सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया तुरंत बताते। इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट लेना होगा, x में अलग y में अलग। अरे जैसे करते हैं अभी तक, है ना, x एक्सिस की कहानी अलग, y एक्सिस की कहानी अलग। और आपको इसी सवाल में हम आपको दिखाएंगे कि जरूरी नहीं कि ऐसा एक्सिस चूज किए तो इस सवाल का हर हिस्सा इसी एक्सिस से बना है। आपको यह भी दिखाएंगे कि एक्सिस को वाइजली चूज करने से क्या फायदा होता है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमको समझ में आ गया कि ऐसे एक्सिस चूज करना बेस्ट होगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि जब मोशन एंड हो रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ठीक है सर, अच्छी कहानी। एक्स एक्सिस की कहानी कर लेते हैं। ये एंगल अगर अल्फा है, ध्यान से सुनना, ये थीटा है, तो एक्स एक्सिस से यू कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा माइनस अल्फा। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? u cos x में हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा माइनस अल्फा।
हम आपको इसलिए फॉर्मूला रटने नहीं बोल रहे हैं कि इसमें एंगल चेंज किया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है सर। यहां पे एक्सेलेरेशन का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, रीजन बीइंग कि मेरा एक्सेलेरेशन ऐसे होता है, अरे आपने एक्सिस का डायरेक्शन बदल दिया तो क्या जी का डायरेक्शन भी बदल जाएगा? नहीं ना, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं? तो यहां पे जी ऐसे है, इस जी का दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि मेरा एक्स और वाई ऐसे नहीं है कि जी उसी डायरेक्शन में है। अब जी का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और एक कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, और जहां पे हम कंपोनेंट लेना सिखाए थे वहां पे बता चुके हैं कैसे होगा कंपोनेंट, ध्यान से देखो, अलग से हम बता रहे हैं। ये जी, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर क्या है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये वाला, तो जी कॉस 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा, है ना। तो जी का कंपोनेंट इधर आएगा कितना जी साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट जो y के अलोंग आएगा वो इधर आएगा कितना जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x वाला कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग नहीं है, माइनस x की तरफ है, तो एक्सीलरेशन इन x क्या होगा माइनस जी साइन अल्फा, और एक्सीलरेशन इन y कितना आएगा, अरे y में एक्सीलरेशन कितना आएगा माइनस जी कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? x में डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है जब मोशन खत्म हो रहा है, लेकिन ये पता है कि y में डिस्प्लेसमेंट क्या है उस समय जीरो। कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया, जब टाइम आपके टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। तो वैल्यूज पुट करो, डेल्टा y इज इक्वल टू यू वाई टी, है ना, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, डिस्प्लेसमेंट इन y इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, टी का वैल्यू क्या रखना है कैपिटल टी, माइनस हाफ एक्सेलेरेशन इन y कितना है जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो t का एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, अब सॉल्व करके देखो। ठीक है, अच्छा, एक्सिस अलग अलग चूज करने से टाइम अलग अलग आना चाहिए कि सेम? अरे भाई टाइम तो टाइम है, आप चाहे एक्सिस ऐसे चूज कर लो या किसी और डायरेक्शन में चूज कर लो, मोशन तो उतने देर ही चलेगा ना। उसको क्या पता कि आप सवाल सॉल्व करने के लिए कौन सा एक्सिस चूज कर रहे हो, वो तो अपना हो रहा नेचर के लॉ के अनुसार, है कि नहीं। वो आपके एक्सिस चूज करने के लिए थोड़े वेट करेगा कि पहले आप एक्सिस चूज करो फिर हम होंगे, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। इसको यूज करेंगे इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक। क्या मैंने बोला समझ में आया कि हम एक्सिस ऐसे चूज करें या हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई चूज करें तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट यही आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कि आपके एक्सिस चूज करने से मोशन पे थोड़ी फर्क पड़ता है, मोशन तो जो हो रहा है वैसे ही होगा, आपके सॉल्यूशन पे फर्क पड़ जाए, है ना, सॉल्यूशन थोड़ा टफ हो सकता। अच्छा, इतने देर में ये पार्टिकल यहां से चल के यहां आ गया होगा। अब हमको क्या निकालना है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट।
तो अब की बार x में ऐसा नहीं है कि x में कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस बार x में एक्सेलरेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने टाइम में ये यहां से चल के यहां आया, यानी y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उतने देर में x में जो चला, यही तो मेरा रेंज है। अरे है ना, यही क्या मेरा रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेंज बराबर डिस्प्लेसमेंट इन x इन टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर होगा। अरे होगा, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो, uxt u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टाइम का वैल्यू वहां से उठा के रखना t माइनस हाफ g साइन अल्फा टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन आएगा, एंड दैट विल बी योर रेंज। ध्यान से सुनो, ये मेरा मेथड 1 है। कोई दिक्कत, ये मेरा मेथड 1 है, जिसको आप सॉल्व करोगे, टाइम का वैल्यू यहां t पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड तरीका से आप उसको सॉल्व करोगे, ढेर सारा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। यहां पे अगेन चॉइस ऑफ एक्सिस एक ब्रिलियंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे, ध्यान से सुनो। हम क्या किए, हम बोले कि भाई यहां से यहां आने का टाइम तो निकल ही गया, यहां से यहां आने का टाइम तो पता चल गया, हम ये एक्सिस हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना। दूसरा मेथड बता रहे हैं फॉर रेंज, कि सवाल कैसे आसान हो जाएगा और एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा। हम बोलते मैंने टाइम तो पता चल गया, मोशन का एक पैरामीटर तो पता चल गया ना भाई, कि यहां से यहां आने में इसको कितना देर लगा। पहले कुछ नहीं पता था तो वही एक्सिस बेस था, अब ये पैरामीटर पता चल गया। अब हम अगेन इसको x चूज कर लेते, ध्यान से सुनना, x और इसको y। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा इसलिए करा, ध्यान से सुनना। मान लो ये इंक्लाइन नहीं होता और किसी पार्टिकल u को थीटा एंगल पे फेंकते, ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना मेरे दूसरे मेथड का लॉजिक, कि मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल x है, ये वर्टिकल y है, और u से फेंकते थीटा एंगल पे, कितना पे, थीटा, तो ये कुछ ऐसे चलता, चलता कि नहीं चलता। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चलता। हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन लाते हैं और ऐसे लगा देते हैं थीटा एंगल पे, सॉरी अल्फा एंगल। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरा आईपैड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्लाइन। इसको हम हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे लगा दिए, अल्फा लगा दिए, ऐसे जैसे ही इंक्लाइन प्लेन है ना। क्या ये अपना रास्ता बदल लेगा, ये अभी भी वैसे ही होगा जैसे ये पहले होने वाला था। नहीं समझ में, अरे अगर इसको u से फेंके, थीटा पे फेंके, तो इस पे एक मात्र फोर्स कौन सा लग रहा है, g, और यहां पर भी u और थीटा से फेंकेंगे तो एकमात्र फोर्स क्या लग रहा है, g, सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके कारण एकमात्र एक्सीलरेशन क्या है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस केस में एकमात्र एक्सीलरेशन क्या है इसका, नेट एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका रास्ता कैसे बदल जाएगा भाई, इंक्लाइन है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पता है, ये मोशन यहीं खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़े कि पाथ ही बदल जाएगा, ये मोशन यहां पे खत्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट नहीं हो। मतलब यहां तक में ही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। अरे है ना,
बट हो तो वैसे ही रहा है मोशन जैसे इंक्लाइन के नहीं होने पे होता। अरे होता ना, उस केस में क्या होता, सिंपली एक एक्सेलेरेशन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, बात खत्म। यहां भी कहानी वही होगी। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे एक्सिस चूज करने का क्या फायदा। अब हमको ये तो पता चल गया कि भाई ये यहां से यहां कितने देर में आया, तो कितने देर में आया, तो उसी का नाम हम लोग क्या रख दिए, टी। अगर अब हमको ये पता चल गया और हम ऐसे एक्सिस चूज कर लेते हैं एक्स और वाई, तो पता है क्या फायदा होगा। अब अगेन एक्स में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं। अरे ऐसे एक्स चूज करने से मेरा एक्सेलेरेशन तो वर्टिकल में है ना, तो एक्स में एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका क्या फायदा होगा पता है, ये बोल सकते हैं कि देखो भाई एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर u cos थीटा इंटू टी। बिल्कुल, क्योंकि x में तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अरे मेरा नया जो x एक्सिस है, अगर हम ऐसे एक्सिस चूज कर लें तो u का जो कंपोनेंट होगा x में वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और x में एक्सेलेरेशन कितना, 0। यहां से आने का टाइम पता कितना, t, वो तो कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो इतने दूर में x में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, u cos थीटा t। अरे होगा, x में कांस्टेंट से चल रहा ना, तो ये वाला x कितना हो जाएगा, u cos थीटा t। हाँ सर, बट हमको तो ये निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना। ये एंगल क्या है, अल्फा, इसको क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो हम इस डायग्राम से इक्वेशन लिख सकते हैं कि u cos, यहां से सुना, u cos थीटा इंटू टी बटा रेंज बराबर cos अल्फा। एक लाइन में आंसर आ गया। आर को इधर ले लो, cos थीटा को इधर कर दो, और इसको भी सॉल्व करना आप पहले मेथड से जो हम इक्वेशन लिखे थे उसको भी सॉल्व करना, यही है, उसको भी सॉल्व करना यही है। आई होप ये मेथड समझ में आया, क्योंकि ये देखो एक इक्वेशन में आंसर दे रहा है ना, और कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना, कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, टाइम का वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। और उसको कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशन आया था मेथड 1 में, उसको सॉल्व करना इतना ही आएगा। समझ में आया कि एक्सिस को सही से चूज करने का फायदा क्या होता है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक फंडा यही है, अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस। इसी चीज को हम बार बार बोलते रहे। तो आज यही खत्म करते हैं। कुछ नई नई बातें आपके सामने आई हैं, तो उसको घर पे जाके अच्छे से फिर से रिवाइज करके ग्राफ्स कीजिए, है ना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।